Hello my viewers, how are you all? Today I come with a new video and the topic of my video is importance of archaeology as a source of ancient Indian history। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो इसका कल ही एग्ज़ाम है, समझ नहीं आ रहा है कि आंसर में क्या लिखूं। ये वीडियो देख के चलिए, आप समझ लीजिए आपके मार्क्स फुल आने वाले हैं, चाहे 20 मार्क्स हो या 5 मार्क्स, आप इसे बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। Archaeology is regarded as the backbone और bedrock of ancient Indian history। ये लाइन जो है ना, ये भाई साहब ये तो एकदम धांसू लाइन होने वाला है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं बैकबोन मतलब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और बेडरॉक मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आइडिया। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आइडिया क्या है, आपका आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी जो है क्या है, आगे आप लोग सबके मन में सवाल आ रहे हैं तो वो जान लेते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है, ह्यूमन पास्ट को जानना। किस तरह से जानेंगे हम लोग ह्यूमन पास्ट को, उनके अवशेषों से, मटेरियल रिमेन्स मतलब उनके बचे कुचे सामानों से, लाइक उनके हाड़ पिंजर कंकाल कुछ भी हो सकता है वो रिमेन्स या वो अवशेष क्या क्या हो सकते हैं। मैंने पहले कहा हाड़ पिंजर कंकाल, इंसान, उनके घर पुराने बनाए हुए, जैसे लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, उस तरह की बिल्डिंग्स जिसको देख के जो आज भी मौजूद है और उसे देख के क्या होता है, हमें अपना इतिहास याद आता है। राइट, वो मॉन्यूमेंट्स आज भी अच्छा है, वो खासा खड़ा है, कोई कोई टूट गए हैं आधे, लाइक दिस। अब चलिए जानते हैं आर्कियोलॉजी के कितने भाग हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी के 3 प्रकार के भाग हैं, एक है इंस्क्रिप्शन, एक है कॉइन, एक है मॉन्यूमेंट। आप लोग को मैं पहले बता दूं, आप लोग हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि आर्कियोलॉजी क्यों बेटर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए, तो इसका भी जवाब मैं आप लोग को ज़रूर दूंगी। और ये बाकी सोर्सेस से सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है इसके बारे में भी बताएंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, आर्कियोलॉजी के 3 मुख्य ब्रांच है। क्या क्या, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को हम लोग एपिग्राफ भी कहते हैं। दूसरा है कॉइन्स, कॉइन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स भी कहते हैं। तीसरा है मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया क्या है, बिल्डिंग्स एंड ऑल। अच्छा, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, अगर आप लोगों ने मेरा प्रशस्ति वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया ही है, तभी भी एक बार बता देती हूँ। इंस्क्रिप्शंस क्या है, इंग्रेव्ड, खुदाई कर कर के लिखा गया वो सबूत है जिसको पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। किस में खुदाई किया गया है, ज़्यादातर मेटल्स, मेटल्स मतलब धातुओं में। किस प्रकार के धातुओं में, गोल्ड हो सकता है, सोना चांदी, आयरन, कॉपर, स्टोन पत्थरों में, पिलर्स में भी। सबसे अच्छी बात इंस्क्रिप्शंस की क्या है बताइए, तो ये जल्दी ख़राब ही नहीं हो सकता है। कभी क्या ख़राब हो सकता है, इसको हम लोग बदलना चाहे तो कोई आके बदल सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ ही। और एक बात और भी जान लीजिए, इंस्क्रिप्शन को इंग्रेव्ड कौन करता था, इंस्क्रिप्शन को ज़्यादातर इंग्रेव्ड कॉमन पीपल भी करते थे, और राजा के आदमियों ने भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनाए थे। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा 10,000 इंस्क्रिप्शंस पाए गए थे जो एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड थे। अब उसमें सबसे पुराना कौन सा है, अशोकन इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना माना जाता है, जो कि किस में खुदाई कर कर के लिखा गया है, रॉक्स और पिलर्स में। और पूरा एम्पायर में क्या है, अशोकन इंस्क्रिप्शन, मतलब आप अशोका के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उसका इंस्क्रिप्शन ही देख लीजिए, आपको आधा अशोक के बारे में उधर से ही पता चल जाता है। इंस्क्रिप्शन में जो जो लैंग्वेजेस यूज़ किए गए हैं वो क्या क्या है, प्राकृत क्या है, प्राकृत एक बहुत ही रॉयल भाषा है, वो संस्कृत से भी ऊंची भाषा होती थी जो राजा के कोर्ट में बोली जाती थी। प्राकृत क्या है, अशोक के टाइम पे ज़्यादा बोली जाने वाली सबसे भाषा है। पाली भाषा भी जो लोग ज़्यादातर बुद्धिस्ट होते थे वो लोग यूज़ करते थे। संस्कृत आप लोग ऑफकोर्स जानते, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ीस मतलब कनाडा जिसको आज कहते हैं, मलयालम, इस भाषा में आप लोगों को इंस्क्रिप्शन दिखती है। अशोक की इंस्क्रिप्शन अगर आप देखो तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में 2 लिपियों का, लिपि मतलब स्क्रिप्ट मतलब लिखाई, कौन सी 2 लिखाई देखने को मिलेगी आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन में, ब्राह्मी और खारोस्ती। ये 2 लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिलती, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खारोस्ती स्क्रिप्ट इज लाइक वो अफगानिस्तान की एक लिपि है। तो और उनकी अशोक की इंस्क्रिप्शंस की भाषा मैंने पहले ही बताई है क्या है, प्राकृत है। वो अशोक की इंस्क्रिप्शन पूरी प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई।
अब हमें इससे पता चलता है कि इससे ये भी पता चलता है उनके दरबार में, तो हमें क्या पता चला कि अशोक के दरबार में प्राकृतिक लैंग्वेज बोली जाती थी। ये भी पता चलता है कि अशोक का बुद्धिज़्म से कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। बौद्ध धर्म उन्होंने आखिर में क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने अपनी लाइफ में, पॉलिसी ऑफ धम्मा अपनाया था और धम्म विजय को भी अपनाया था। धम्मा और धम्म विजय क्या था कि वो अशोक जब बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस हो गए थे तो उन्होंने क्या कि अपने जीवन में नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा को अपना लिया था, लाइक दिस। तो इससे हमें क्या कितना कुछ जानने को मिलता है अशोक के इंस्क्रिप्शन से। इससे अब हम लोग कुछ जानते हैं। अब आप लोग जब भी आंसर लिखोगे तो आप लोग को इंस्क्रिप्शंस के नाम भी बताने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स नाम रहेगा, इतिहास में नाम डेट्स ही तो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। तो नाम लिखिएगा कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन का। मैंने प्रशस्ति वाले वीडियो में इंस्क्रिप्शंस का बहुत सारा नाम बताया, चलिए अभी भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन एग्जाम्पल हो सकता है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, और आप ही कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, नासिक प्रशस्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दियोपाड़ा प्रशस्ति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इंस्क्रिप्शन कितने प्रकार के होते हैं। इंस्क्रिप्शन दो प्रकार के होते हैं, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल को हम लोग पब्लिक भी कह सकते हैं, नॉन ऑफिशियल को हम लोग प्राइवेट भी कह सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने प्रशस्ति वाले वीडियो में बहुत ही धांसू सा वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हो। मैं तभी भी थोड़ा जिस टेक बता देती हूँ। ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो राजा के किसी आदमियों ने बनवाया हो, जो रॉयल कोर्ट से रिलेटेड किसी आदमियों ने बनाया हो। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन राजा के जो कवि होते थे वो लोग बनाते थे, ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल मतलब होता है ऐसे इंस्क्रिप्शंस जो कॉमन पीपल लोगों ने बनाए हों, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन या पब्लिक इंस्क्रिप्शन के दो भाग, एक क्या है प्रशस्ति, एक जिसे हम लोग इंग्लिश में यूलॉजी कहते हैं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। सेकेंड है लैंड ग्रांट्स। आप लोग बोलोगे भाई लैंड ग्रांट्स किस प्रकार हेल्प कर रहा है हमें आर्कियोलॉजी के बारे में जानने के लिए। तो हमें अगर लैंड ग्रांट्स को देखा जाए, लैंड ग्रांट्स मतलब भूमि या ज़मीन को दान करना या गिफ्ट करना। तो गुप्ता एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता ने सबसे ज़्यादा लैंड ग्रांट्स किए। तो इससे क्या पता चलता है गुप्ता कितना उस समय कितना ट्रेड एंड कॉमर्स और गुप्ता कितना अमीर साम्राज्य रहा होगा, इससे हमें ये पता चलता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि प्री गुप्ता एज में तो गुप्ता एज से पहले की जो इंस्क्रिप्शन है वो ज़्यादातर आप लोग को प्राकृतिक लैंग्वेज में देखने को मिलती है, जबकि पोस्ट गुप्ता एज इंस्क्रिप्शन मतलब गुप्ता एज के बाद से जो इंस्क्रिप्शंस बनी है वो ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलती है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, हमें इससे ये पता चल रहा है कि गुप्ता एज के पहले टाइम पे क्या होता था, लोग ज़्यादातर बुद्धिज़्म से बहुत इन्फ्लुएंस थे, ठीक। जबकि पोस्ट गुप्ता एज इंस्क्रिप्शन के बाद क्या होता है, लोग ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, तो उस समय क्या समझ में आता है कि लोग ज़्यादातर ब्राह्मणिकल वैल्यूज़ ज़्यादा अपनाया था उन्होंने, यानी लोग उस टाइम क्या थे, ज़्यादातर हिंदू या ब्राह्मण ज़्यादा थे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए कॉइन्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? कॉइन्स भी आर्कियोलॉजी का एक ब्रांच है, वो इम्पॉर्टेंट सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि कॉइन्स जब आर्कियोलॉजिस्ट जब खुदाई किए हैं या करते हैं आज भी, तो उन्हें बहुत सारे मुद्राएं मिलती है, ठीक है, कॉइन्स मिलते हैं। तो कॉइन्स जो रहता है, कॉइन्स में बहुत कुछ रहता है, पिक्चर्स रहते हैं और कुछ लिखा हुआ रहता है, इनग्रेव्ड कुछ लिखा हुआ रहता है, उससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो कॉइन्स से क्या पता चलता है कि उस समय इकोनॉमिक कंडीशन एक राजा की कैसी रही होगी। जैसे अगर एक राजा के समय में गोल्ड कॉइन्स हो तो उससे क्या पता चलता है कि वो राजा कितना अमीर रहा होगा, उसके टाइम में ट्रेड और कॉमर्स कितना फ्लरिश रहा होगा। जैसे समुद्रगुप्ता बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डीबेस्ड कॉइन्स शोज क्रिटिकल कंडीशन। डीबेस्ड मतलब क्या है, ऐसा कॉइन जो सस्ते धातु से बना हुआ है, सस्ते मेटल से बना हुआ है, तो वो क्या दिखाता है कि उस समय कितने गरीब रहा होगा एक देश। अच्छा, जैसे कॉइन्स में क्या होता है, भगवान की फ़ोटो भी होती है, तो उससे क्या पता चलता है उस राजा के टाइम पे इस भगवान की पूजा की जाती थी। और एग्जाम्पल भी दीजिएगा, जैसे कुषाण पीरियड में कुषाण के जो कॉइन्स देखोगे तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि वो लोगों ने लॉर्ड शिवा और विष्णु की पूजा करते थे, लाइक दिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनिए।
कॉइन्स से हम लोगों को ये भी पता चलता है कि दो राज्य जो एक दूसरे से बहुत ही अलग है, उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे का कल्चर अपना लिया है। किस तरह से, एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर आप गुप्ता कॉइन देखते हो तो गुप्ता कॉइन का जो इन्फ्लुएंस है, वो गुप्ता कॉइन जो है वो रोमन कॉइन से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है। जबकि अगर आप रोमन कॉइन को देखोगे तो रोमन कॉइन जो है वो गुप्ता कॉइन से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है। तो इससे मतलब क्या है कि उस समय दोनों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज बहुत अच्छे से हुआ है। अगर इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल दूँ तो मैं बता दूँ कि कॉइन्स कुषाण पीरियड में जब कैडफाइसिस वन राजा बने थे तब उनके कॉइन का सिमिलैरिटी रोमन एम्परर क्लॉडियस के कॉइन के साथ बहुत ज़्यादा था। तो सोचो, कुषाण के कॉइन और रोमन का कॉइन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिला था। तो क्या समझ में आता, उस समय उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कल्चरल एक्सचेंज हुआ था। उनका कल्चर हमें जानने को मिला, हमारा कल्चर उन्हें जानने को मिला, एंड लाइक दिस। कॉइन में ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और एक एग्जाम्पल क्या बता सकते हैं कि समुद्रगुप्ता का कॉइन अगर आप देखें तो उसमें क्या दिखाई देता है कि समुद्रगुप्ता वीणा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें ये भी पता चलता है समुद्रगुप्ता क्या है, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, या उस समय जो ज़माना था वो ज़्यादातर म्यूज़िक को जानने में बहुत इंटरेस्ट था। इससे हमें ये भी पता चलता है। जब बिजनेस में भी क्या देखा गया था कि गुप्ता और कुषाण पीरियड के बीच में जब वो लोग बिजनेस करते थे तब वो लोग क्या एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे के साथ गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज करके बिजनेस करते थे। तो मुझे उससे क्या पता चलता है कि उस समय ट्रेड एंड कॉमर्स कितना फ्लरिश रहा होगा। तो सोचिए कॉइन कितना इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। कॉइन में सिर्फ इतना ही नहीं, कॉइन में एक राजा का, मैंने पहले बताया, नाम और फिगर कि कैसे दिखते हैं नहीं दिखते, वो सब भी मेंशन रहते। तो हमें क्या पता चलता है, एक राजा ऐसा दिखता होगा, वो इसका नाम ये है एंड ऑल, ये सब भी हमें पता चलता है। इससे कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि मॉन्यूमेंट्स किस तरह इंपॉर्टेंट रहा होगा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए, क्योंकि मॉन्यूमेंट हमें क्या बताता है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताता है। किस तरह से हमें एक मॉन्यूमेंट को देखकर उसके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चलता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कल्चर के अनुसार सबका एक अपना अपना डिफरेंट आर्ट होता है। सारे कल्चर का आर्ट एक जैसा नहीं होता। तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ, इस पीरियड में लोग इस कल्चर को अपनाते थे, इस तरीके का आर्ट वो लोग यूज़ करते थे। तो हमें इससे उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि उन लोगों का सिविलाइजेशन का स्टैंडर्ड कैसा था। जैसे कि अगर उनकी बिल्डिंग्स, अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो एक बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमें क्या पता चलता है कि हाँ, उस समय एम्पायर कितना फ्लरिश रहा होगा, कितना रिच रहा होगा। अगर वही बिल्डिंग को हम लोगों ने सस्ते चीज़ों से बनाया तो पता चलता है कि उन लोगों को आर्किटेक्चर नहीं आती है, या उन लोगों को आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट नहीं था। इस तरह से पता चलता है। तो अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल मॉन्यूमेंट्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 8000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है, तो वो उससे हमें क्या पता 8000 साल पहले इतनी अच्छी सभ्यता कैसे हो सकती है। उन लोगों को ये नॉलेज था, ड्रेनेज सिस्टम का नॉलेज था, उनके पास ग्रेट बाथ और मोहनजोदारो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग थी उन लोगों के पास, वो लोग जानते थे ग्रेनरी किस तरह स्टोर करनी। तो सोचिए उन लोगों के पास कितना ही ज़्यादा वो लोग इंटेलेक्ट पीपल होंगे उस ज़माने की। हमें बहुत पुराने पहला शहर या एंशियंट साइट्स के बारे में पता चलता है। क्या क्या पुराने शहर है, तक्षशिला है, सरनाथ है, बहुत पुराने टेम्पल्स के अवशेष मिलते हैं, जैसे चोला टेम्पल्स, स्तूप जो अशोक के ज़माने के थे, केव्स, जैसे केव्स मतलब गुफाएं क्या इंपॉर्टेंट गुफा, अजंता केव्स, इलोरा केव्स जिसके पेंटिंग्स बहुत फेमस है, लाइक ऑल। तो अब हम लोग चलिए इस इम्पॉर्टेंट पार्ट कंक्लूजन में बढ़ते हैं। कंक्लूजन यही हो सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो बहुत सारे सोर्स हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए, जैसे मैंने प्रशस्ति है, लिटरेरी सोर्सेस है, चाइनीज़ या फॉरेन अकाउंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजी इसलिए क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस से ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस में क्या होता है, एक इंसान बायस हो सकता है, वो एक्सजेजरेट करके कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आर्कियोलॉजी में एक्सजेजरेशन का चांस कम रहता है, क्योंकि उसे क्या कहते हैं, खुदाई करके हम लोग पता करते हैं उनके बारे में कि क्या है, ये कहाँ से आया है, कितने साल पुराना है। सो इसमें देयर आर वेरी लो चांस ऑफ डूइंग बायस थिंग्स। इसे आर्कियोलॉजी क्या माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने की।
मेरा वीडियो ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किसी टॉपिक पर अगर आप लोग वीडियो जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसमें फ्री नोट्स आते रहेंगे। डू सपोर्ट माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बाय।